हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो है उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा सा डिटेल रिवीजन किया था। इसमें क्विक क्या कि मैं सिर्फ सेक्शन के जैसे नंबर बोलूं, हमारे दिमाग में वो चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि हाँ ये सेक्शन ये बोल रहे हैं, ये सेक्शन ये बोल रहे हैं। इससे क्या होगा, बस हमारी रिवीजन पावर क्या है, स्ट्रांग होगी और हमें हेल्प करेगा जुडिशरी के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो मैं इसमें बिल्कुल ही ब्रीफ बताऊंगी कि सेक्शन बोलते क्लिक कर रहा है, सेक्शन बोलते क्लिक कर रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आ जाओ सेक्शन 1 पे आ जाओ। सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल के बारे में कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा। ओके, और कब से ये इनफोर्स में आया था? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। अब आ जाओ सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में हमें पता है, पहले में डेफिनेशन दे रखी है ए में प्रपोजल की, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को, क्यों? ताकि उसकी एसेंट ले सके। फिर मैंने बोला बी, बी में क्या आ जाता है, किसको किसके बारे में बताया हमें? एक्सेप्टेंस के बारे में। बट एक्सेप्टेंस में क्या बताया है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, क्या बन जाता है? वो हमारा प्रॉमिस बन जाता है। फिर आ जाओ थर्ड पे, प्रपोजल जो करता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। फोर्थ पे आ जाओ, कंसिडरेशन। हमें पता है हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिविटी टू कंसिडरेशन है? नहीं है। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ जी है। फिर आ जाओ ई पे। ई क्या बोलता है हमारा? एग्रीमेंट के बारे में बताता है। एफ क्या बताता है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में बताता है। जी, जो हमारे एग्रीमेंट क्या हो चुके हैं? वॉइड एग्रीमेंट हो चुके हैं। बट जो हमारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ बता रखा है? एच में बता रखा है। आई, जब एक बंदे के ऑप्शन पर वो चीज क्या होगी? वॉइडेबल हो जाएगी। वो कहाँ बता रखा है हमें? आई में। जे में, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाएगा वो बता रखा है हमें जे में, जब वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, मतलब विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ओके, अब जल्दी से आ जाओ सेक्शन 3, 4, 5। तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख बंद कर कर सुन लो, काफी है। ठीक है, बस मेरे सेक्शन बोलने से पहले कोशिश करो कि तुम्हारे माइंड में वो चीज स्ट्राइक कर जाए। सेक्शन 3, 4, 5 हमें पता है किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में और रिवोकेशन के ऑफ प्रपोजल के बारे में। अब मैंने बोला कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन प्रपोजल की दे रखी है यहाँ पे, जो क्या मानी जाती है? किसी भी एक्ट के द्वारा की जाती है या ओमिशन के द्वारा करी जाती है, जिसका इफेक्ट क्या होगा वो देखे जाएंगे। कि मेन हमारा क्या है? कम्युनिकेट होना जरूरी है। सेक्शन 4 में सिर्फ ये बताया कि वो कब कंप्लीट होएगा, प्रपोजल कब कंप्लीट होएगा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है और रिवोकेशन है वो कब कंप्लीट मानी जाती है। सेक्शन 5 में हमें सिर्फ रिवोकेशन के बारे में बताया। रिवोकेशन किस चीज की बताया है? प्रपोजल की रिवोकेशन बताया है और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन बताया है। ये मैंने पहले भी बताया था कि हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन 4 के पैरा 2 के साथ में। किसको? सेक्शन 5 को। फिर आ जाओ सेक्शन 6 पे। हमने बोला रिवोकेशन हम किस कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसमें बताया है, नोटिस देता है प्रपोजर, टाइम अगर लैप्स हो जाता है, कंडीशन प्रेसिडेंट थी उसके फुलफिल होने पर, या डेथ या इंसेनिटी हो जाती है प्रपोजर की, तब। सेक्शन 7 पे आ जाओ। हमने बोला कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। हमें पता है एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। कोई फर्दर नेगोशिएशंस उसमें नहीं होने चाहिए, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है? मिरर रूल भी कहा गया है। ओके, आ जाओ सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 बोलता है एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? जब तुम कंडीशंस परफॉर्म कर दोगे या कंसीडरेशन जो है तुम्हें रिसीव हो जाता है। आ जाओ सेक्शन 9 पे। कह रहा है प्रॉमिस। प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस जो वर्ड्स के द्वारा होता है एंड अदर देन वर्ड्स होता है तो इम्प्लाइड में आ जाता है। आ जाओ सेक्शन 10 पे। कब एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाते हैं? कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जब इनके एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे। फ्री कंसेंट जो सेक्शन 13, 14 में है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो हम सेक्शन 11 और 12 में पढ़ते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो सेक्शन 23 में है। और जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है हम आगे सेक्शन 26 से पढ़ेंगे इसके बारे में। आज मैंने अभी बताया सेक्शन 11 और 12 में क्या बताया? जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। साउंड माइंड कहाँ दे रखा है हमें? सेक्शन 12 में दे रखा है। फिर मैंने बोला आ जाओ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कंसेंट दे रखी है 13 में, 14 में दे रखा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कौन सी होती है? वही हमारी ट्रिक, कैन यू फॉरगिव माई मिस्टेक। ये है हमारी ट्रिक लर्न करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 में दे रखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस दे रखा है 16 में, 17 में दे रखा है हमें फ्रॉड के बारे में, 18 में दे रखा है मिस रिप्रेजेंटेशन। और जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होंगे किसकी वजह से? कोएर्जन की वजह से, फ्रॉड की वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, वो वॉइडेबल कहाँ माने गए हैं? सेक्शन 19 के अंदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला वॉइडेबल कहाँ माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेक्शन 19 ए के अंदर।
अब आ जाओ सेक्शन 20 से 22 जो बात करता है मिस्टेक की। तीन तरह की मिस्टेक होती है, 20, 21, 22। 20 में बताया है अगर कॉमन बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज क्या है मिस्टेक पे थी एज टू सब्जेक्ट मैटर। 21 में बताया है अगर लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक है, अगर इंडियन लॉ के हिसाब से है तो वो फिर भी वैलिड ही माना जाता है, बट अगर फॉरेन वाला है तो कौन सा लगता है, सेक्शन 20 वाला, जो कि एक मिस्टेक टू फैक्ट पर लगता है, वही वाला। ओके, सेक्शन 22 में बताया यूनिलेटरल मिस्टेक, अगर सिर्फ एक ही पार्टी मिस्टेक करती है तो। सेक्शन 23 मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, जहां पे बताया है कौन से लॉफुल ऑब्जेक्ट होते हैं और लॉफुल ऑब्जेक्ट होते हैं और लॉफुल कंसिडरेशन माने जाते हैं। हमें उसमें 5-6 सिनेरियोज दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी हैं। सेक्शन 24 पे आ जाओ। सेक्शन 24 में हमें बताए हैं किसके बारे में बताए हैं, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, और यहाँ ये प्री सपोज करता है कि एग्रीमेंट जो है हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। आ जाओ सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है कि वैसे तो कंसिडरेशन होना चाहिए, अभी हम कहाँ पढ़ के आए ये चीज, सेक्शन 10 में भी पढ़ कर आए, बट ये कह रहा है सेक्शन 25 अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड माना जाता है। बट कुछ कुछ सिचुएशंस हमें दे रखी हैं जिसमें जो है अगर कंसिडरेशन नहीं हुई है तो वो क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है, और ये कंडीशंस कहाँ दे रखी है, सेक्शन 25 में ही दे रखी है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होते, तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कहाँ दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं सेक्शन 26 से ऑनवर्ड्स। 26 बताता है एग्रीमेंट वॉइड होएगा अगर तुम मैरिज के लिए रोक रहे हो, इसके एक्सेप्शन भी दे रखा है माइनर को छोड़ के। सेक्शन 27 में बता रखा है अगर ट्रेड के रिगार्डिंग तुम रिस्ट्रेंट लगा रहे हो, 28 में किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स में जाने से रोक रहे हो, ये एग्रीमेंट कोई कर रहा है तो वो क्या होता है, वॉइड। इनके एक्सेप्शंस उसी सेक्शंस में गिवन है जो हम डिटेल रिवीजन कर चुके हैं। सेक्शन 29 मीनिंग जहाँ पे अनसर्टेन है, नहीं पता चल रहा, तो वहां पे भी एग्रीमेंट हमारे कौन से होते हैं, एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। लास्टली हमने सेक्शन 13 इसमें 30 हमने इसमें पढ़ा था वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में, कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वॉइड होते हैं और कुछ भी इसमें से तुम्हें नहीं मिलता है, कुछ भी रिसीव नहीं होता है। एक्सेप्शंस इसके भी दे रखे हैं, जैसे कि अगर 500 रुपीज से ऊपर की हॉर्स रेसिंग आ जाती है, या सेक्शन 294A आईपीसी जो अब चेंज हो चुका है, नया सेक्शन देख लीजिएगा, उसमें ये जो है वैलिड माने गए हैं, वरना वैलिड नहीं होते हैं कौन से, वेजरिंग एग्रीमेंट। आज जो सेक्शन 31 से 36 बात करता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या बोल रहा है, 31 में सिर्फ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, 32 में बता रखा है इवेंट अगर हो जाता है तो क्या होगा, 33 में बता रखा है अगर इवेंट हैपन नहीं हुआ तब क्या होगा, 32 में और 33 में। 34 में बताया डीम्ड इम्पॉसिबल के बारे में है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन के बारे में इसमें बताया है, जहां पे टाइम हमारा क्या है, अनस्पेसिफाइड है, हमारा कोई टाइम स्पेसिफाई कर ही नहीं रखा। आ जाओ सेक्शन 35। सेक्शन 35 बोलता है टाइम फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, अगर वो चीज हैपन हो जाती है और हैपन नहीं होती तो क्या होगा, उसमें बता रखा है 35 में। 36 पे आ जाओ। 36 में बोला है एग्रीमेंट वॉइड होता है, कब होता है, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, चाहे पार्टीज को पता हो या ना पता हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ सेक्शन 37 पे। 37 में बता रखी है पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या होती है। यहाँ पे जो है पार्टीज की सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन ही होती है, कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं मानी जाती है। ओके, सिर्फ, और जो एलआर होते हैं ना कि ब्लड रिप्रेजेंटेटिव, ओनली एलआर जो है वो एलआर जो है बाउंड नहीं होता है परफॉर्म करने के लिए, जहां पे क्या इन्वॉल्व होता है, पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, किसके, पार्टीज के। ओके, फिर आ जाओ सेक्शन 38। 38 में क्या है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर, कि क्या इफेक्ट होगा अगर हमने ऑफर एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, तो ना ही वो कोई राइट्स क्रिएट करेगा, ना ही कोई राइट्स डिस्ट्रॉय करेगा, कुछ भी नहीं होगा। उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, क्या कि जो भी तुम ऑफर वगैरह दे रहे हो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, रीजनेबल टाइम पे तुम उसको दिखाओगे, उस बंदे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो गुड्स को ढंग से देख सके। फिर आ जाओ सेक्शन 39 जो बात करता है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी की। तीन सेक्शंस हैं जो सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी की बात करता है, 39, 53 और 55। 39 में बात कर रखी है किसके बारे में, जब पार्टी मना कर देती है परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉमिस, कहाँ दे रखा है, 39 में। 40 में क्या आता है, कौन परफॉर्म करेगा प्रॉमिस को, वहां वो कहाँ दे रखा है, 40 में। वैसे प्रोमिसर खुद ही करता है एज अ जनरल रूल, प्रोमिसर या जो एलआर होता है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को, बट अगर पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस इंटेंशन की सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, तो वो कौन परफॉर्म करता है, प्रोमिसर ही परफॉर्म करता है। फिर आ जाओ सेक्शन 41 में, अगर मैंने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस ले ली है, अब मैं किसी और से परफॉर्मेंस नहीं ले सकती, किसी और इन द सेंस जो ओरिजिनल पर्सन था और पहले पर्सन था, मैं अब उससे नहीं ले सकती, अगर मैं थर्ड पर्सन से ऑब्टेन कर चुकी हूँ तो। आ जाओ सेक्शन 42 में। 42 और 45 हम साथ में पढ़ते हैं। 42 में बता रखी है मेरी जॉइंट लायबिलिटीज के बारे में, 45 में बता रखी है जॉइंट राइट्स के बारे में। अब आ जाओ सेक्शन 43 में। 43 में क्या बोल रहा है, जब हम किसी एक पर्सन को कंपेल करते हैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए,
तो जब हम उसको कंपेल करते हैं तो बाकी वाले जो है उसको बोल सकते हैं कि हमारा हिस्सा हमें वापस दे दे। सेक्शन 44 बोलता है अगर मैं एक जॉइंट प्रोमिसर को छोड़ रही हूँ तो अगर वो प्रोमिसर को मैं रिलीज कर रही हूँ तो वो सिर्फ प्रोमिसी के अगेंस्ट में ही रिलीज होता है, ना कि दूसरे प्रोमिसर्स के अगेंस्ट में। 45 मैंने पढ़ लिया जॉइंट राइट्स के बारे में। आ जाओ 46 से। 46 से 50 हमें बता रखा है टाइम और प्लेस क्या होगा परफॉर्मेंस का। सेक्शन 46 हमारा बोलता है कोई एप्लीकेशन नहीं हुई, ना ही कोई टाइम फिक्स है, उसमें बताता है। 47 में बताता है कोई एप्लीकेशन तो नहीं है बट टाइम स्पेसिफाई कर दिया है। आ जाओ 48 पे। 48 कह रहा है प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म। यहाँ पे प्रोमिसर ने जो है अंडरटेक नहीं किया परफॉर्म करने के लिए। 49 में बोला है कोई एप्लीकेशन नहीं हुई, ना ही कोई प्लेस फिक्स करी गई है। आज जो सेक्शन 50 में 50 में बताया है मैनर क्या होगा परफॉर्मेंस का, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 7 के साथ में। ओके, अब आ जाओ आगे सेक्शन 51 से। 51 से बात कर रखी है हमारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। 51 में बता रखी है क्या प्रोमिसी अगर रेडी नहीं है तो प्रोमिसर भी बाउंड नहीं होता है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए। 52 में हमें ऑर्डर बता रखा है। सीक्वेंस अगर एक्सप्रेस है तो पहले हम वही परफॉर्म वो फॉलो करते हैं, अगर वो नहीं है तो जो भी हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ऑर्डर में। फिर 53 मैंने अभी बताया सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी के बारे में बात करता है। सेक्शंस कौन कौन से मैंने बताए 39, 53, 55। और मैंने यहाँ क्या बताया पार्टी को यहाँ पे प्रिवेंट किया गया परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन सा हो जाता है सब्सिक्वेंट हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है सब्सिक्वेंटली, मतलब आगे चलकर वो वॉइडेबल हो जाता है। पहले क्या माना जाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। आ जाओ सेक्शन 54 पे। 54 पे क्या बोल रहा है जब प्रोमिसेस क्या है म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक प्रॉमिस दूसरे पे डिपेंड है तो पहले हमें वो वाला परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर ही जो है दूसरे वाला परफॉर्म होएगा क्योंकि वो उसी पर डिपेंड करता है। आ जाओ सेक्शन 55 पे। 55 क्या बोलता है अगर टाइम एसेंस माना गया, अगर टाइम फिक्स किया है और अगर तुमने उस टाइम पे परफॉर्म नहीं किया तो ठीक है जी रेडी हो जाओ कंपनसेशन देने के लिए और तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा वॉइडेबल माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 56 पे। 56 जैसे 56 आता है हमारे क्या आती है डॉक्ट्राइन, कौन सी डॉक्ट्राइन आती है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, जो कि पैरा 2 में दे रखी है। पैरा 1 में हमें सिर्फ दे रखा है वॉइड एग्रीमेंट, जब वो एग्रीमेंट कैसा वो एक्ट कैसा हो जाता है एक्ट कैसा हो जाता है इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए। फिर आ जाओ पैरा 3 पे। पैरा 3 में बोला है कंपनसेशन देना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं पैरा 3 को सेल्फ क्रिएटेड इम्पॉसिबिलिटी, कि तुमने वो इम्पॉसिबिलिटी खुद ही क्रिएट करी है। ओके, आ जाओ सेक्शन 57। 57 और 58 पढ़ लेना, इजी सा है, जिसमें लीगल और इलीगल पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 59 पे। 59, 60 और 61। 59 में बोला है अपोर्शनमेंट कैसे होएगा पेमेंट का, जब डेटर ने खुद ने एक्सप्रेस किया है, अगर एक्सप्रेस नहीं किया तो सरकमस्टांसेस शो कर रहे हैं तो क्रेडिटर को वैसे ही उस पेमेंट को अप्लाई करना होगा। अगर 59 हो गया 60 पे आ जाओ। 60 क्या बोल रहे हैं 59 में एक रूल और आता है, वो होता है हमारा क्लेटन्स रूल, CLAYTONS क्लेटन्स रूल। आ जाओ सेक्शन 60 पे। कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है तो क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन है वो पेमेंट को कैसे अप्लाई करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा। सेक्शन 61 जब यहाँ पे 59 और 60 की हेल्प से भी नहीं हो पा रहा है एडजस्ट तो हम कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 62 पे। 62 में हमें पता है तीन चीजें हैं नोवेशन, ऑल्टरेशन और रेसिशन। नोवेशन में क्या है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है तभी हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाता है। ऑल्टरेशन में हमें सिर्फ क्या है पेरीफेरी चेंजेस हैं वो करने होते हैं। रेसिशन में जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। अब आ जाओ सेक्शन 63 पे। 63 में बताया डॉक्ट्राइन ऑफ एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। एकॉर्ड मतलब हमारा क्या होता है एग्रीमेंट होता है, सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होता है कंसिडरेशन होता है। इसको अगर हम डिस्टिंग्विश करें 62 से तो कैसे होएगा 62 के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट जरूरी होती है बट 63 में सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी की कंसेंट की ही नीड होती है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 64 पे। सेक्शन 64 में क्या बोला है अगर हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन, जिसके ऑप्शन पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो रिसाइन कर रहा है तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे 64 में। और 65 में दो सिचुएशंस बताई हैं जब एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और जब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाता है तब। ठीक है, आ जाओ सेक्शन 66 और 67। 66 में बताया है वही कम्युनिकेशन जो हमारी है जो हमने करा है वैसे वो कैसे जो हम रेसिशन करते हैं उसकी हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम प्रपोजल वाले में पढ़कर आए थे सेक्शन 3 से 5 में वही अप्लाई होगी। सेक्शन 67 पे आ जाओ, अगर तुमने रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी प्रोमिसर को तो भाई प्रोमिसर लायबल नहीं होता अगर कल को वो प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं हुआ तो। क्यों, क्योंकि हमने तो प्रोमिसर को क्या पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई थी। ओके, इसमें फिर हमारा टॉपिक आ जाता है 68 से 72 जो हमारी बात करता है क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट की।
क्या होता है सेक्शन 68 में बताया है, नेसेसरीज क्लेम करने के लिए 69 याद करो, मनी पेड बाय अनदर हु हैज इंटरेस्ट, मनी किसी और ने पे किया जिसका इंटरेस्ट था, जबकि बाउंड कोई और था पे करने के लिए। ओके, सेक्शन 70 पे आ जाओ, जो बताता है हमने फ्री में नहीं किया है वो एक्ट, तो तुम्हारी ऑब्लिगेशन बनती है सामने वाले की, उसकी ड्यूटी बनती है कि अब तेरे को पे करना पड़ेगा अगर तूने उस चीज को एंजॉय कर लिया है तो। आ जाओ सेक्शन 71 में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए फाइंडर ऑफ गुड्स की, कैसे होती है, जैसे कि एक बेली की होती है वैसे ही। सेक्शन 72 पे आ जाओ, क्या होगी उस पर्सन की लायबिलिटी जिसको कोई चीज कोएर्जन से मिली है या मिस्टेक में मिली है, उसको जो है उसको रिटर्न करना पड़ेगा थिंग को, या पैसा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीपे करना पड़ेगा। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 73, 74 और 75। 73 में क्या बताया है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है तो उसको क्या है, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट से डैमेजेस सफर करे हैं। सेक्शन 74 बताता है पेनल्टी स्टिपुलेटेड, जो हमारे एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऑलरेडी पेनल्टी लिख रखी है कि कल को अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो वही पेनल्टी जो है दी जाती है, और कोर्ट को जितना रीजनेबल लगता है कोर्ट उसको बोल सकता है देने के लिए। सेक्शन 75 पे आ जाओ, सेक्शन 75 हमारा लास्ट है, जो बताता है किसके बारे में, पार्टी जो भी राइटफुली रिसाइन करती है कॉन्ट्रैक्ट को वो एंटाइटल होता है पर्सन, या वो पार्टी एंटाइटल होती है कंपनसेशन लेने के लिए। ओके, तो ये थे हमारे सेक्शन 75 तक, जिसमें हमने क्विक रिवीजन करी, सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस को रिकॉल किया एक तरह से। ओके, हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक लाएंगे, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का था, और इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है हम पहले कर चुके हैं, डिटेल्ड रिवीजन, नॉट वीडियो, डिटेल्ड रिवीजन कर चुके हैं। ये बिल्कुल फास्ट और क्विक रिवीजन थी, ताकि सिर्फ सेक्शंस रिकॉल हो जाए। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।